कहते हैं वर्तमान इतिहास की नींव पर खड़ा होता है और वर्तमान को सही मायनों में समझना है तो इतिहास की तरफ लौटना होगा, उसकी नींव की तरफ लौटना होगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। अट्ठाईस मई को सेंट्रल विस्टा यानी नई संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। आजादी के 75 साल बाद देश को नया लोकतंत्र का मंदिर मिलने जा रहा है और इस समय हम भी एक मंदिर में खड़े हैं। वो मंदिर जिसने प्रेरणा दी है सेंट्रल विस्टा की डिजाइन को, जिसके वास्तु को। आज हम इस मंदिर से, जो बीजा मंडल मंदिर कहलाता है विदिशा का, इस मंदिर से, इसके वास्तु, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे और कैसे इस इतिहास का कनेक्शन कैसे वर्तमान से है, आपको भी ये पूरी इसकी जानकारी देंगे। और मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट भी होंगे जो विस्तार से बताएंगे कि सेंट्रल विस्टा और बीजा मंडल मंदिर का आखिर कनेक्शन क्या है। खंडहर बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी, लेकिन विदिशा के बीजा मंडल मंदिर के ये खंडहर अचानक इमारत से भी बुलंद हो चले हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजा मंडल की ये तस्वीरें दुनिया भर में छाई हुई हैं और इसकी वजह है देश का नया संसद भवन। अब इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। दोनों का स्ट्रक्चर और वास्तु हूबहू है। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर जो सैकड़ों सालों तक मिट्टी में दबा रहा, आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर नए संसद भवन के वास्तु के लिए प्रेरणा बन गया, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब जानने आज हम यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं गोविंद देवलिया जी से, जो कई सालों से बीजा मंडल पर शोध कर रहे हैं। समय हम आ गए हैं बीजा मंडल मंदिर के एकदम टॉप पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है पीछे मेरे, इसके बारे में कहा जाता है यही मंदिर है या यही मस्जिद है। इसको लेकर लंबा विवाद भी रहा और इस समय इस सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं गोविंद देवलिया जी, जो न केवल इस मंदिर के बल्कि पूरे विदिशा जिले के इतिहास के बड़े जानकार हैं। इस मंदिर का जो वास्तु है खुली आंखों से दिखता है कि ये भूमिज शैली का पंचायतन विभाग का मंदिर है और जो यत्र तत्र मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, शंकर जी की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ये जो पंचायतन शैली कहलाती है। और इसकी विशेषता क्या होती है पंचायतन में? जो मतलब हमारे जो विभिन्न तरह के भगवान होते हैं वो सारे भगवान उसमें पाए जाते हैं, उसको पंचायतन शैली कहते हैं। और सर्वतोभद्र इस मंदिर को कहा जाता है। अर्थात अभी आपके साथ हम घूम रहे थे कैमरे के बिना, आपने देखा होगा कि इसके चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि ना केवल ये दरवाज़ा है, इस तरफ भी दरवाज़ा होगा, इस तरफ भी सीढ़ियाँ दिख रही हैं, भले वो टूट गई, इस तरफ भी होंगी, है ना। चारों दिशाओं में से इसका आने का रास्ता होगा और यही हम देखते हैं जो सेंट्रल विस्टा। अच्छा, आपने नाम लिया से आज इस मंदिर की सबसे ज़्यादा चर्चा पूरी दुनिया में है, सोशल मीडिया में भरा हुआ है इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो त्रिकोणीय स्ट्रक्चर की बात की जा रही है और ये सेंट्रल विस्टा का कहते हैं इससे प्रेरित है, तो इसकी विशेषता क्या होती है? हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसकी मान्यता के हिसाब से आप इसको कैसे देखते हैं और जो दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है उसका उस स्ट्रक्चर का कोई खास महत्व है? नहीं, निश्चित रूप से उसका महत्व है, क्योंकि वो जो सर्वतोभद्र मंदिर में होता क्या है कि चारों तरफ एक तो उसके प्रवेश द्वार होते हैं और मुख्य प्रवेश द्वार इस ढंग से बनाया जाता है, ऐसा त्रिकोण। मुख्य प्रवेश द्वार सबसे बड़ा होता है और त्रिकोण आकार लेकर वो उसका समाप्ति होती है। तो सेंट्रल विस्टा का भी जो फोटो आ रहे हैं, देखे तो पता नहीं है, फोटो से ऐसा लग रहा है कि उसका भी बिल्कुल उसी तरह का आकार है जिस तरह का इसका आकार है। और ये सबसे पहले जब द्रोण चले तो द्रोण से ये फोटो इसका लिया गया पहली बार, तब इसको देखने में समझ में आया कि इसका तो बिल्कुल वही आकार है जो सेंट्रल विस्टा का है। दरअसल वैदिक संस्कृति में त्रिकोण आकार की संरचना या वास्तु का खासा महत्व है। तंत्र विद्या में भी ऐसी आकृतियों का खूब इस्तेमाल होता है। त्रिकोण किसी अनुष्ठान के पूरा होने की गारंटी मानी जाती है। बीजा मंडल का इतिहास सोमनाथ, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसा ही है। इस मंदिर ने एक नहीं बल्कि 5 बड़े हमले झेले।
दरअसल विदिशा उत्तर और दक्षिण भारत के रास्ते पर पड़ता है और जब भी कोई मुस्लिम शासक दिल्ली से अपने दक्षिण अभियान के लिए निकलता, विजय मंदिर उसके निशाने पर जरूर आता था। लेकिन 1682 में तो औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की। देवलिया साहब, ये जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, अब हम मंदिर के बाहरी तरफ खड़े हैं, तो इसमें भी काफी टूट फूट के निशान दिखते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसको तोपों से गिरवाया था और दिल्ली सल्तनत से लेकर औरंगजेब तक इस पर कितने आक्रमण हुए और क्या कहता है इतिहास? इस पर सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने सन 1233-34 में इस पर आक्रमण किया। समूचे मालवा पर उसका आक्रमण हुआ, इसमें विदिशा भी शामिल था। और इस बात का प्रमाण उसके साथ आए हुए एक इतिहासकार थे अल-बरूनी, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। और उस तभी ये मालूम जानकारी में लगी कि ये कितना भव्य मंदिर रहा होगा। अल-बरूनी लिखते हैं कि ये 105 गज ऊंचा था, माने 300 फुट से ऊपर इसकी कुल मिला के इसकी ऊंचाई थी और कई मील दूर से ये मंदिर दिखता था। ये अल-बरूनी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। इल्तुतमिश के बाद फिर 1290 में गुजरात के शासक थे अहमद खिलजी, उन्होंने इस पर आक्रमण किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के शासक थे, खिलजी वंश के, उनका सेनापति था मलिक काफूर, जो किन्नर था पर उनका सेनापति था और बड़ा खूंखार था। मलिक काफूर के नेतृत्व में भी यहाँ पर लूटपाट हुई, तोड़फोड़ हुई और सबसे अंत में औरंगजेब के समय बिल्कुल मर्मांतिक प्रहार हुआ इस मंदिर पर। और उन्होंने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि लगा कि ये मंदिर वैसे नहीं टूटेगा, तो तोपों से इस पर तोपें चलवाई गई और तोपों के कारण ही ये स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ। तो ये निशान क्या, ये कहा जाता है कि तोपों के निशान है? हाँ, ये सब जो टूट फूट हुई है, पीछे की तरफ भी मैं आपको ले गया था, वहाँ तो और ज़्यादा दिखते हैं। तो ये सब तोप के गोलों के जैसे ये टोड़ा है, अलग दिख रहा है कि आके चोट हुई होगी और ये टूटा। ऐसे पीछे तो कितना सारे जो है, और इसी के मलबे से उन्होंने पीछे वो जो दिख रही है मीनार, वो इसी से उन्होंने 1682 में औरंगजेब ने जब इसको तोपों से उड़ाया और उसके बाद इसी के मलबे से वो मस्जिद के रूप में बनाया। और इस शहर का नाम भी उन्होंने आलमगीर पर रखा, यद्यपि वो प्रचलन में कभी नहीं आ पाया। जो भेलसा नाम चल रहा था चालुक्य वंश के समय, और ख़ास तौर से चालुक्य वंश के राजा के बाद इल्तुतमिश के बाद परमार वंश के सम्राट नरबरवन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। और इस तरह से जितने बार भी इस पर हमले हुए, हर बार स्थानीय शासकों ने इस पर कोई ना कोई पुनर्निर्माण इसका होता गया। और मगर औरंगजेब के द्वारा तोपों से उड़ाने के बाद फिर जरूर कोई निर्माण नहीं हो पाया और कालांतर में ये पूरा क्षेत्र मिट्टी से, मलबे से ढक गया। औरंगजेब के आक्रमण के बाद ये मंदिर मात्र पत्थरों और मिट्टी का ढेर बनकर ही रह गया। इस पर अस्थायी मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ी जाने लगी। लेकिन 1975 के आसपास बेतवा में बाढ़ आई और इतिहास ने करवट ली। देवलिया साहब, हमने अब तक तो बात कर ली इसके प्राचीन इतिहास की जी। लेकिन कहते हैं कि ये कई दिनों तक इसके बारे में किसी को पता नहीं था। यहाँ मस्जिद थी, नमाज पढ़ी जाती थी। फिर ये मंदिर की बात यहाँ पर कैसे शुरू हुई, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? क्या हुआ कि जब मैंने बताया था कि जब औरंगजेब ने तोपों से इसको उड़ा दिया तो ये पूरा समतल हो गया था। ये जो स्ट्रक्चर ऊपर अपन जहाँ खड़े थे वहाँ तक लेवल पे ये धीरे धीरे मलबा और मट्टी पूरी जमा हो गई। केवल ऊपर का स्ट्रक्चर पर दिखता था और उस पर आम तौर पर तो नहीं, पर ईद के दिन मुस्लिम भाई आकर नमाज पढ़ा करते थे। इस बात का हिंदू धर्मावलंबी, चूँकि यहाँ तमाम मूर्तियाँ आज भी अब दिख रही हैं, ये सब तो फैली हुई थी, केवल ये स्ट्रक्चर यूँ मिट्टी से ढक गया था। सन 1991 में बहुत जोर की बाढ़ आई और बारिश भी लगातार 4 दिन तक होती रही, ऐसे कि सारे इलाके में पानी भर गया। तो पहली बार पश्चिम की तरफ से एक दरार सी इसमें हुई, जो मिट्टी का टीला था, और तब स्थानीय निवासियों ने देखा कि उसमें तो कुछ दिख रहा है, कोई निर्माण है इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर। प्रशासन को खबर की गई। उस समय सुरेश जैन जी कलेक्टर थे, उन्होंने आकर यहाँ देखा, ASI को और स्थानीय पुरातत्व विभाग को खबर की
और उनके सबके निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई, तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, ये निकलना शुरू हुई। ये सीढ़ियाँ और ये सब जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार, ये सब चीज़ें निकलना शुरू हुई। इससे और पुष्टि हो गई कि ये मंदिर ही है। हालांकि हिंदू धर्मावलंबी तो लंबे समय से मांग कर रहे थे और आंदोलन भी होते रहते थे। यही वजह है कि यहाँ एक ज़माने में हिंदू महासभा नाम का राजनीतिक दल बहुत पावरफुल हुआ करता था। उसके ही सांसद विधायक यहाँ चुने जाते थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे मध्य भारत के, तखतमल जी, हिंदू महासभा के प्रत्याशी से मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए थे। इतनी प्रबल जनभावना इसके पक्ष में थी। और इसी तरह से अपन देखें, ये पूरा प्रांगण मूर्तियों से भरा हुआ है। वहाँ एक बावड़ी है जिसमें 12 माह पानी रहता है। कई बार पंप चलाकर भी देखे, मगर वो बावड़ी आज तक खाली नहीं हो पाई। उसमें इतना अथाह पानी है। उसमें भी स्तंभ बने हुए हैं बावड़ी पर, सीढ़ियाँ बनी हैं वहीं तक जाने की। आदमी हो या घोड़ा हो, घुड़सवार भी जाकर पानी पी सकता है वहाँ जाकर। और उसके स्तंभ जो बने हुए हैं बावड़ी के, उसमें आप देखें कृष्ण लीला के अद्भुत चित्र हैं। वासुदेव जी टोकनी में कृष्ण को लेके जा रहे हैं और पैरों के नीचे से गंगा वो यमुना बह रही है, उस बिल्कुल स्पष्ट चित्र है। दूसरे एक चित्र में कृष्ण जी गाय चरा रहे हैं, हाथ में लाठी है, पीछे गाय दिख रही हैं। तो ये तमाम बिल्कुल सबूत हैं कि ये हिंदू मंदिर था। इसी आधार पर हिंदू लोग यहाँ ये हमेशा कहते रहे। और इस विवाद को अंततः द्वारका प्रसाद मिश्र, जो एक बहुत प्रशासनिक सूझबूझ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने 1965 में इस तनाव को देखते हुए मुस्लिम समाज के लिए एक ऑफ़र दिया कि आपको हम सास की ज़मीन दे देते हैं। तो अभी इसको ईदगाह चौराहा कहा जाता है, जहाँ नई कलेक्ट्रेट बन गई है भोपाल मार्ग पर, वहाँ एक जगह दी गई सरकारी, और रातों रात सास की खर्च से ही ईदगाह बनाई गई, जो आज तक बनी हुई है। और तब से ही वहाँ उसी ईदगाह में मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं, और तब से यहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, कोई इसको विवाद नहीं है। और इसको ASI के अधीन भी टीपी मिश्रा के समय ही दे दिया गया। इसमें जो है इसको ख़ासतौर से ऊपर वाला जो क्षेत्र है और ये पूर्व का द्वार, इसके ताले साल भर बंद रहते हैं। केवल एक दिन नाग पंचमी के दिन पूजन होता है, उस दिन ये ताले खुल जाते हैं। तब यहाँ सारे लोग आते हैं हिंदू धर्मावलंबी और पूजन करते हैं। और इस मैदान में यहाँ कुश्तियाँ हुआ करती हैं। बीजा मंडल में जिस करीने से मूर्तियों को गढ़ा गया है, ये मंदिर उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक सभी मंदिरों को पीछे छोड़ता नजर आता है। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि इसका उल्लेख ज्यादा नहीं हुआ है। इन स्तंभों और इन पर की गई नक्काशियों पर जरा नजर डालिए। आप प्राचीन भारत की मूर्ति कला को देखकर अचंभित रह जाएंगे। यहाँ कुछ मूर्तियां बिल्कुल दक्षिण भारत की शैली में उकेरी गई हैं, जो बताती हैं कि भारत आज से नहीं, सदियों से एक देश के तौर पर संगठित रहा है। मंदिर से हटकर इस बावड़ी का जिक्र किए बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। इस बावड़ी को देखकर आप समृद्ध और वैभवशाली प्राचीन भारत को महसूस कर सकते हैं। कहते हैं इस बावड़ी से होकर एक सुरंग बेतवा नदी तक जाती है, जिससे होकर राजघराने की महिलाएं बेतवा नदी में स्नान करने जाया करती थी। और अब हम बीजा मंडल के बेहद खास स्थान में खड़े हैं। इसको बावड़ी कहा जाता है और ये इसके स्ट्रक्चर को पर आप नज़र डालेंगे तो आपको कई अद्भुत चीज़ें दिखेंगी, खासतौर से जो इसकी मूर्ति कला है। ये बिल्कुल आधुनिक स्विमिंग पूल की तरह नज़र आता है। और जो दीवारों पर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, इनमें भी अपनी कहानियाँ हैं। देवलिया जी मेरे साथ हैं। खासतौर से मैं इस पिलर की बात करूँगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस पिलर पर अगर वो फोकस कर पाए तो मैं इस पिलर की बात कर रहा था देवलिया जी। ये जो मूर्तियाँ बनी हैं, इसमें काफ़ी अद्भुत चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप इनको विस्तार से समझा पाएँ तो। ये जो मूर्ति है, स्तंभ के ऊपर जो मूर्ति है, ये लाठी लिए हुए है और ये पशु अलग दिख रहे हैं कि ये पशु हैं। तो ये कल्पना ये की गई है कि ये कृष्ण हैं जो वृंदावन में गोकुल में गायों को चरा रहे हैं। दूसरे चित्र में ये वासुदेव हैं जो गोद में लेकर के कृष्ण को जा रहे हैं। इसी को चित्र को यहाँ पृथक रूप से भी दिखाया गया है। इन चित्रों का इस्तेमाल बहुत बड़े साहित्यकार हैं नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय, उनकी एक पुस्तक है कृष्ण की बाल लीला, उसमें इन्होंने इसको उल्लेखित किया। मौर्य और गुप्त काल से विदिशा एक समृद्ध नगर रहा है।
अशोक महान से इसका गहरा नाता रहा है। अब सेंट्रल विस्टा और नई संसद भवन के बहाने जब बीजा मंडल की चर्चा हो रही है तो विदिशा के समृद्धशाली इतिहास का भी जिक्र हो रहा है और विदिशा के लोगों के लिए एक बार फिर ये गर्व करने का मौका है। कहते हैं किसी शहर का चरित्र उसके इतिहास और उसकी संस्कृति से बनता है, और इस मामले में विदिशा काफ़ी भाग्यशाली है। और मेरे साथ विदिशा के ही कुछ लोग हैं जो उस शहर के नागरिक हैं जिसका इतिहास काफ़ी समृद्धशाली है। मेरे साथ आनंद हैं, मेरे साथ करण है और मेरे साथ रवि हैं, और देवालिया जी से आपका पहले भी परिचय हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आनंद जी से बात करता हूँ। आनंद जी, जिस तरह से सेंट्रल विस्टा की डिज़ाइन को लेकर बीजा मंडल का नाम आ रहा है, सोशल मीडिया और सब जगह ये मंदिर अचानक से प्रकाश में आ गया है, तो एक विदिशा के नागरिक होने के नाते आप कैसा फील करते हैं इस पूरे सेंट्रल विस्टा और बीजा मंडल के कनेक्शन को लेकर? देखिए साहब, सेंट्रल विस्टा का कनेक्शन बीजा मंडल से है, ये जान के हमको जो है प्रसन्नता होती है, क्योंकि विदिशा जैसा आपने कहा कि ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध स्थल है। यहाँ पास में उदयगिरी की गुफाएं हैं, सांची का स्तूप है हमसे लगा हुआ 8-9 किलोमीटर में। ये बहुत एंशियंट पुरानी बस्ती है, प्राचीन काल से जो है विदिशा का नाम जो है वो रहा इतिहास में। और जैसा हमारे अंकल गोविंद देवलिया जी ने आपको बताया होगा इसके बारे में सारी डिटेल, और ये डिज़ाइन जो है वो प्राचीन कालीन डिज़ाइन है, 1000 साल पुराने ये निर्माण लगभग है, ये तब का डिज़ाइन है। और आज इस डिज़ाइन को लेके अगर संसद भवन बनता है तो वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, विदिशा के लिए तो सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, विदिशा के कई आंदोलनों में आपका रोल रहता है। ये बीजा मंडल कह लें या विदिशा की पुरातात्विक धरोहर जो है उसको लेकर आपको क्या लगता है, उतना संरक्षण इसका हो पा रहा है, या समाज में उतनी जागरूकता है, या राजनीतिक तौर पर वो प्रयास हुए हैं या नहीं हुए? जी बिल्कुल सही कहा आपने, सही बात पे आपने पॉइंट किया कि विदिशा के आसपास जितनी ऐतिहासिक ये समृद्धशाली स्थान है, उस रूप में अगर हम देखें तो उस रूप में इसका संरक्षण जो है शासन द्वारा नहीं किया गया। अगर शासन इसका संरक्षण सही तरीके से करता तो आज जो है वो निश्चित रूप से ये बड़ा पुरातत्व क्षेत्र होता। इसके आसपास सारी जगह जो है वो लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, लोगों ने मकान बना लिए, यहाँ पहुँच मार्ग तक की प्रॉब्लम है। आजकल की पीढ़ी में आप क्या देख रहे हैं? जो पुरानी पीढ़ी थी वो तो इतिहास के बारे में काफ़ी जानती है विदिशा के, लेकिन आज की पीढ़ी का रवैया क्या है विदिशा के इतिहास की तरफ? चाहे हम बीजा मंडल की अब चर्चा हो रही है, तो क्या लगता है आपको, यहाँ का यंगस्टर क्या सोचता है? थोड़ा इतिहास से अनभिज्ञ तो हैं, उतना लोगों को जानकारी है नहीं, पर जैसा कि अंकल के जैसे कुछ लोग हैं जिनके कारण हमको इतिहास के बारे में जानकारी होती है, और क्योंकि मैं तो यहीं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ तो मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। और यहाँ हम काफ़ी खेले हैं, पहले इतना संरक्षण नहीं था जब, तो यहाँ खुला हुआ था तो आते जाते रहते थे। गोट भी काफ़ी मनाई हैं हमने यहाँ, काफ़ी यादें हमारी इस जगह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपका ये कहना सही है, लोगों को जानकारी का तो अभाव है, खासकर नई पीढ़ी को, वो नहीं जानते इसके बारे में। मेरे साथ रवि भी है जो हमारे चैनल के संवाददाता हैं, यहाँ प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। रवि, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है मीडिया का रोल या प्रशासन का रोल खासतौर से बीजा मंडल की तरफ क्या रहा है? उतनी तवज्जो इसको मिली है कि नहीं? मेरे ख्याल से हम जब यहाँ पर आए थे तो कोई भी एक भी पर्यटक हमको यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो क्या जागरूकता की कमी है? बाहर के लोग तो छोड़िए, शहर के लोग भी उसके प्रति क्या उदासीन रहते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे यहाँ पे अभाव तो है, और संरक्षित भी ये ठीक तरीके से नहीं है। अगर हम विदिशा इतिहास की बात करें तो ये बीजा मंडल जो है, अभी मुझे बताया गोविंद देवलिया जी ने कि ये चुनाव का एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, क्योंकि हिंदू मुसलमान की जब बात होती थी, इसमें मस्जिद थी, फिर बाद में ये मंदिर के रूप में निकला जब इसकी खुदाई हुई। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जनसंघ जैसी जो पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी जिससे बाद में बनी है, तो ये एक राजनीति का अखाड़ा भी हुआ करता। तो बीजा मंडल को लेकर के लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े जाते थे। और बिल्कुल निश्चित रूप से जैसा कि अभी आपने बात की सेंट्रल विस्टा की, तो सेंट्रल विस्टा का जो हूबहू जो आकार है वो बिल्कुल बीजा मंडल से मिलता है। हालांकि हमारे एफआई के लोगों से, जो पुरातत्व अधिकारी, उनसे हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि सेंट्रल विस्टा और बीजा मंडल का ऐसा कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन जो उसका नक्शा है वो बिल्कुल बीजा मंडल जैसा ही है। बीजा मंडल के परिसर में आज जमीन पर पड़ी ये मूर्तियां और मेहराब हैं, कभी मध्य भारत के इस सबसे बड़े मंदिर के शिखर पर सजा करती थी। इस मंदिर का इतिहास एक तरह से भारत का भी इतिहास है। आतताइयों ने इसको कई बार कलंकित करने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार फिर खड़ा होता रहा। बीजा मंडल का ये मंदिर आज भले ही खंडर है,
लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के लिए प्रेरणा बनकर ये एक बार फिर उसी गौरव को जी रहा है। कहते हैं इतिहास में किरदारों के साथ साथ उन इमारतों के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है जो कभी प्रकाश में नहीं आ पाई। बीजा मंडल को देखकर भी यही लगता है। इसका इतिहास अयोध्या, काशी, मथुरा और सोमनाथ से कम नहीं है। 5-5 दिल्ली सल्तनत और मुगल आक्रमण सहने के बाद भी आज भी ये पूरी शान से खड़ा है। सेंट्रल विस्टा के नाम पर अब इसका उल्लेख हो रहा है। इतिहास की किताबों से निकलकर ये वर्तमान में आ गया है, लेकिन क्या इसको वही गौरव, वही वैभव मिल पाएगा? उम्मीद करनी चाहिए कि इसका पुराना वैभव फिर वापस होगा। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ शैलेंद्र सिंह राजपूत, बंसल न्यूज़, विदिशा।